गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पार्टनरशिप में डिफरेंस किया था। पार्टनरशिप एक्ट की मैं बात आपसे कर रहा हूं। पार्टनरशिप एक्ट में बच्चों हमने डिफरेंस किया था पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी वर्सेस एचयूएफ वर्सेस को ओनरशिप और वर्सेस क्लब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आपका कंपनी वाला पोर्शन, जिसको हमने काफी डिटेल भी किया था। बाकी तीनों उम्मीद है आपने या सभी आपने एक बार स्टडी किए होंगे। देखिए, जो भी मैं आपको क्लास में करवाता हूं, ये मेरी आपसे एडवाइस भी है कि आप उसको एक बार आफ्टर क्लास रेस्ट करने के बाद दोबारा आप उसको खुद एक बार दोबारा भी स्टडी करें। और इफ एनी डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आप मेरे फोन पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको फायदा मिल रहा होगा क्लासेस से, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। फिर भी मैं एक बार आपको बहुत जल्दी से जो डिफरेंसेस है वो एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, फिर हम आगे नई चीज पढ़ेगी आज की क्लास में। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था। लास्ट टाइम तो बच्चों ये हमारा पोर्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस बहुत डिटेल किया था। फॉर्मेशन कैसे होगा, पार्टनरशिप में कमिटमेंट होता है, पार्टनर की आपस की कंसेंट होती है, आइदर दे आर द रिटेन और ओरल या फिर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो हम कह सकते हैं कि जस्ट अ एग्रीमेंट इज नेसेसरी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, whereas the company only when the company is registered as per the Companies Act और लेटेस्ट एक्ट चल रहा है 2013। सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट यानी कि बिजनेस और ओनर एक माने जाए या अलग माने जाए। कानून की नजरों में बिजनेस और ओनर एक हो गए या अलग हो गए। पार्टनरशिप में दोनों को एक बराबर मान के देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पार्टनर की लायबिलिटीज होती है अनलिमिटेड। इसी से जुड़ा हुआ एक आगे क्लोज आएगा लायबिलिटीज क्लोज, क्योंकि बिजनेस और पार्टनर अलग नहीं है। कलेक्टिव जो पार्टनर कलेक्टिव एफर्ट्स है उसी को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, बट ऐसा कंपनी में नहीं होता है। कंपनी जब फॉर्म हो जाती है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अपने नाम से, कंपनी अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, जैसे कि एक इंडिविजुअल आप हम कर पाते हैं। तो कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी है, इसलिए कंपनी को मेंबर से, शेयर होल्डर से अलग करके देखा जाता है। ये था सेपरेट एंटिटी। नंबर ऑफ मेंबर 100 की लिमिट लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। कंपनीज एक्ट में ये बात याद जरूर रखिएगा। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में कि पार्टनरशिप की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 464 है जो उसके बारे में बात करता है। कंपनी के अंदर प्राइवेट पब्लिक दो मेजर कंपनी होती है और प्राइवेट में 200 की लिमिट है। हालांकि 1% कंपनी में एक्सेप्शनल है, वो एक व्यक्ति से कंपनी बन जाती है। लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, लिमिटेड एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी की बात है। ये तो कोर एरिया, पार्टनरशिप में यस और कंपनी में नो। राइट टू मैनेज, सभी पे अधिकार है, सभी पार्टनर बिजनेस को चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं है। वो एक इलेक्टेड मेंबर के पास होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। ओनर प्रॉपर्टी मानी जाए या नहीं, अभी हमने कहा था फर्म और पार्टनर एक ही बात है, तो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी आंसर यस, लेकिन कंपनी अलग होती है तो इसलिए नो। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पार्टनर क्योंकि कॉन्फिडेंस से बनता है, म्यूचुअल एजेंसी के लिए एक भरोसा चाहिए, और वो भरोसा जो ए बी सी में है जरूरी नहीं है वो ए डी और सी में हो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो पहले में आप कहेंगे सिर्फ तभी कोई अपनी जगह किसी और को अपना पार्टनर बना सकता है जब बाकी अदर पार्टनर भी कंसेंटेड हो। डिसोल्यूशन, अच्छा इस पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेटेड टू अकाउंट से रिलेटेड। अकाउंट्स में आपने एडमिशन पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही है। पार्टनरशिप अकाउंट्स आप पढ़ चुके हैं, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर वहां आपके पास आता है कि अगर डेथ हो जाए किसी पार्टनर की या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, तो डेथ की बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होता है कि अदर पार्टनर बिजनेस को चलाते रहते हैं, और जिस पार्टनर की डेथ होती है उसके लीगल जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसको उनका फंड ट्रांसफर होता है, पैसे मिलते हैं। बच्चों आपने यानी कि देखा कि बिजनेस आगे चलता है। सभी अकाउंट्स के क्वेश्चन में एक अजम्पशन होती है, और अजम्पशन ये होती है कि बिजनेस को अदर पार्टनर चलाने के इच्छुक है या फिर उनकी डीड में, डीड का मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात शामिल की गई है कि किसी की डेथ होने पर हम ऐसा करेंगे। पर आगे चल के यूनिट 2 में हम डिटेल पढ़ेंगे। सेक्शन 34, 35 है, वहां पर एक डेथ पे बात करेगा, एक इंसॉल्वेंसी पे बात करेगा। अगर किसी वजह से पार्टनर डीड नहीं बनी, पार्टनरों ने किसी मैटर पे कुछ डिसाइड नहीं किया, तो एक्ट की लैंग्वेज लगती है, और एक्ट ये कहता है कि अगर कुछ अदरवाइज आपने डिसाइड नहीं किया है तो पार्टनर की, किसी भी पार्टनर की डेथ होते ही या इंसॉल्वेंसी आने पर फर्म डिसॉल्व होगी। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, इफ इट इज डिसॉल्व ऑन अ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ
एनी पार्टनर, इसमें चाहो तो यहां पर लिख लीजिए इफ डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। और वैसे हम इसको डिटेल करेंगे, सेक्शन 34 35 है इसमें, मैं यहां बता भी देता हूं आपको, आगे मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 34 35 है, ये आपको मिलेगा बच्चों यूनिट नंबर 2 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, अगर पार्टनर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी आती है, लेकिन कंपनी के अंदर कंपनी का जो तरीका वो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी चलती रहती है, जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे, वाइंड अप नहीं करोगे, कंपनी चलती रहेगी। मेंबर की डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके शेयर्स उसके नॉमिनी को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाते हैं, तो कंपनी नहीं मरती। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर हम लिखते हैं कंपनी, कोई भी अगर मान लीजिए पुरानी देश में बहुत ऐसी कंपनी है जो 100 ईयर्स ओल्ड है, तो अब उनके ओनर या मेंबर थोड़ी ना आज जिंदा हो गए, लेकिन कंपनी का अस्तित्व आज भी है, आज भी कोई उसे चला रहा है, आज भी कोई एमडी है, कोई डायरेक्टर है। तो कंपनी जो होती है वो परपेचुअल सक्सेशन पे चलती है, यानी डेथ इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी था बच्चों गवर्निंग एक्ट। तो ये सब आप पॉइंट याद करना शुरू करोगे, अच्छा एग्जाम में आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जो नहीं आप इसी ऑर्डर में मेंशन करें, आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों एचयूएफ के साथ डिफरेंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि हिंदू फैमिली अगर बिजनेस कर रही है तो हम उसको पार्टनरशिप से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली में दो से ज्यादा लोग होते हैं और बिजनेस यहां पर भी है, रिजल्ट का फायदा पूरी फैमिली को मिलता है, लेकिन फिर भी ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है? एक पहला पॉइंट फीमेल को लेके है। एचयूएफ जो है हिंदू लॉ के हिसाब से गवर्न है और उसमें मेल पर्सन को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, उसको ही मेंबर माना है, जबकि पार्टनरशिप में फीमेल को पार्टनर बनाया जा सकता है, यानी फीमेल पोजीशन पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है, एचयूएफ में नहीं, मेंबर नहीं। एजेंसी रिलेशन कॉमन पॉइंट है और ये तो मेन पॉइंट है, पार्टनरशिप के अंदर मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनरशिप में होती है, पार्टनर एक दूसरे को लायबल करते हैं, लेकिन कंपनी में या एचयूएफ में या ओनरशिप में या क्लब में ऐसा नहीं होता। ये तो मैं आपको कौन बता रहा हूं सभी में। राइट टू मैनेज, पार्टनरों पर अधिकार होता है बिजनेस को मैनेज करने का, लेकिन एचयूएफ में कर्ता काम करता है, जो कि मेन गवर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, जिसको हेड ऑफ द फैमिली हम बोल देते हैं, वो फैमिली का जो मुखिया जिसको हम कहते हैं। लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, वहां पर कर्ता पर्सनल लायबल होगा। शेयरिंग पे आ जाता हूं, शेयरिंग को लेके भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है। शेयरिंग का मतलब है पार्टनरशिप में, डिफाइन का मतलब है मैं अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो मुझे पता है मेरा क्या शेयर है। मींस मान लीजिए 4 पार्टनर है और हमने कोई नया रेशियो डिसाइड नहीं किया, तो एक्ट भी कहता है इक्वल लगेगा, बट इक्वल का मतलब मेरे यहां पर 1/4 है और मेरा ये 1/4 जब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा। मतलब अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो गेइंग की बात आएगी, तो रिटायरमेंट भी विद द कंसेंट होगा, ये आप आगे यूनिट 2 में पढ़ेंगे। डेथ की बात हो गई तो भी ऐसा नहीं है, जो रेशो जो चेंज होगा वो नहीं होगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम तो कहते हैं बिजनेस डिसॉल्व होगा, यानी विद द कंसेंट टू ऑल होगा, और कंसेंट टू ऑल में आपकी कंसेंट भी है। और इक्वल है तो इक्वल का मतलब 1/4 है, और आपको पता ही है 1/4 है, 4 पार्टनर है तो 1/4 ही रहेगा आपका शेयर। लेकिन फैमिली बिजनेस में क्या होता है, एचयूएफ में क्या होता है, आज फैमिली में 4 मेंबर है, जो कि मेल को काउंट करके हम बात कर रहे हैं। कल को मान लीजिए एक मेंबर और मेल मेंबर ऐड हो गया, तो वो रेशो आपका अपने आप ही कम हो गया, बिना आपकी कंसेंट के कम हो गया, और डेथ हो गई किसी मेंबर की तो आपका शेयर बढ़ गया। तो यहां पर बच्चों फ्लक्चुएट होता है एचयूएफ में, पार्टनरशिप में मेंटेन रहता है, डिफाइनाइट होता है, कंफर्म होता है। प्रॉपर्टी पार्टीशन, बंटवारे की बात हो रही है। देखिए पार्टनरशिप फर्म अगर बंद होगी तो पैसा रिलाइज होगा, पहले आउटसाइडर की पेमेंट, फिर पार्टनर अगर एडवांस या लोन दिया हुआ पार्टनर ने तो उसकी पेमेंट, फिर कैपिटल की। ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो पार्टीशन और प्रॉपर्टी अलाउ नहीं है, यानी बंटवारा अलाउ नहीं है, प्रॉपर्टी बेची जाएगी जब बिजनेस बंद होगा। जबकि एचयूएफ के अंदर प्रॉपर्टी को मेंबर बांट लेते हैं, बांट सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई भी पार्टनर क्योंकि राइट टू मैनेज तो देख सकता है, लेकिन वहां पर पुराने ट्रांजैक्शन के लिए जब से कोई फैमिली मेंबर बिजनेस में शामिल होगा उसकी एक्टिविटी में, तब से वो अकाउंट्स देख पाएगा, पुरानी ट्रांजैक्शंस के बारे में वो जानकारी हासिल नहीं कर सकता। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का ऑप्शनल है, यानी कि आप एक ऑफिस बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ये हर बड़ी मेजर सिटीज में आपको मिलेगा और उसका एरिया डिसाइडेड है कि कौन कौन से एरिया तक रजिस्ट्रेशन वहां पर होंगे। पार्टनरशिप फर्म में फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, करवा भी सकते हैं आप, नहीं भी, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर फिर क्यों डाला है, जब ऑप्शनल है तो कोई भी नहीं करवाएगा। नहीं, वो हम आपको वहां बताएंगे कि करवाने के कुछ फायदे हैं या कह लीजिए ना करवाने के कुछ नुकसान हो सकते हैं।
तो ये सब चीजें मैं आपको यूनिट थर्ड में डिस्कस करूंगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो डिटेल मिलेगा आपको यूनिट नंबर थर्ड। देखो यहाँ जो चीजें आ रही है ना, अगर थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी है तो वो आगे वाली यूनिटों में मिल जाएगी, यूनिट थर्ड में क्लियर होगा। और एचईएफ के अंदर रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। डिसोल्यूशन में बता ही चुका हूं, डेथ इंसॉल्वेंसी पे डिसॉल्व होगी, जबकि पार्टनरशिप में डिसॉल्व होगी, और एचईएफ के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, मेंबर का रेशियो चेंज होता है बस। गवर्निंग एक्ट वहां पर हिंदू लगता है या पार्टनरशिप एक्ट लगता है। को ओनरशिप, पहला पॉइंट एग्रीमेंट पार्टनरशिप बनती है। को ओनरशिप यानी कि जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मान लीजिए, तो वो कंसेंटेड होके भी बन सकते हैं, और पेरेंटल है, इनहेरिटेंस है, यानी कि पैतृक तौर पे मिली है तो वो भी हो सकता है। मेंबर 100 की लिमिट पहले भी बताया था, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस यहाँ जरूरी है। को ओनरशिप में बिजनेस ही बिजनेस ना होने का क्या अर्थ है कि पार्टनरशिप में तो बिजनेस कंपलसरी है ना, उसी के लिए तो पार्टनरशिप एक्ट बना है। लेकिन को ओनर में इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट हो सकता है बिजनेस ना हो, पहली बात। हो सकता है कोई बिजनेस एक ही बंदा कर रहा हो, दूसरे को नहीं मिल पा रहा या उसको शेयर नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ लिखा बिजनेस जरूरी है, वहां पर हो भी सकता नहीं भी। एजेंसी कोई कहने की बात ही नहीं है, पार्टनरशिप में ऑलवेज यस, बाकी में नो। शेयरिंग प्रॉफिट जरूरी है, वहां पर मैंने बताया बिजनेस भी जरूरी नहीं है, और ये भी नहीं है कि सभी करे तो सभी को प्रॉफिट मिले, तो ऐसा हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कभी भी आप करना चाहेंगे अपना पार्टनरशिप में शेयर तो नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस पे है, भरोसे पे है। एबीसी, एबीडी, एडीसी मैंने आपको बताया हुआ एग्जाम्पल, तो पार्टनर एबीसी में कॉन्फिडेंस है, जरूरी नहीं है वो एडीसी के साथ भी हो, तो इसलिए यहाँ पर सभी की कंसेंट जरूरी है वहां पर। जबकि आप अपनी कोई भी कोनर अपना राइट, अपना पोर्शन किसी को भी कभी भी बेच सकता है। पार्टीशन की बात पार्टनरशिप में नहीं होती, प्रॉपर्टी बेच के ही पैसे रिलाइज होते हैं, जबकि ओनरशिप में भी एचईएफ की तरह बंटवारा हो सकता है। आखिरी डिफरेंस मैंने क्लब बताया था, पहला कोई डिफरेंस नहीं है, वो रिपीटेशन ही मान लीजिए। वहां पे भी 2 से 2 ज्यादा मेंबर का एग्रीमेंट है, वहां पर भी ऐसा ही है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑलवेज प्रॉफिट मोटिव जरूरी है, चाहे वो प्रॉपर्टी की जगह बाई चांस लॉस हो जाए। लेकिन क्लब या सोसाइटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहती है, तो यहाँ पर आपका रिक्रिएशन ऑब्जेक्ट होता है, किसी एरिया को, सोसाइटी को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना होता है, एजुकेशन को। तो बच्चों ये क्लब जो फैसिलिटी होती है वो रिक्रिएशन एक्टिविटी में आता है, यानी कि इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। एजेंसी हमेशा पार्टनरशिप में यस, बाकियों में नो। लाइबिलिटीज पार्टनरों में अनलिमिटेड, क्लब में मेंबर की लाइबिलिटीज टू द पेमेंट टू द मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन या एनुअल तक होती है, या कहीं उसने पर्सनली अपने आप को इन्वॉल्व किया तो बात अलग है, नहीं तो वो लेवल नहीं होगा। एडमिशन के लिए सबकी कंसेंट चाहिए, पार्टनरशिप में कोई नए बंदे को एंटर करना चाहते हो तो कंसेंट चाहिए, जबकि क्लब के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, क्लब के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। डेथ बता ही चुका हूं, पार्टनरशिप फर्म में डेथ कब होगी, पार्टनरशिप फर्म में डेथ कब होगी, नहीं पार्टनरशिप फर्म में अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो फर्म कैसी होगी, डिसॉल्व। जबकि क्लब के अंदर क्लब चलता रहता है, वो 2-4 मिनट के लिए किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो 1 दिन 2 दिन क्लब एक्टिविटी रुक जाए, या वो आजकल ग्रुप पे डाल देते हैं, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से 2 मिनट का मौन रख ले, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल क्लब बंद नहीं होता है, क्लब चलता रहता है। चलो जी, आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं बड़ा ही अच्छा टॉपिक, यूनिट 1 में बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जामिनर को बहुत पसंद है। 2 चीजें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पहला, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ये बताऊंगा मैं आपको आज। पहला एरिया ये कवर करेंगे। टाइप ऑफ पार्टनरशिप 3 तरीके की होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल और जनरल पार्टनरशिप। अब ये पूरा एक ही क्वेश्चन मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जाता है टाइप ऑफ पार्टनरशिप बताइए, या किसी कम नंबर में आएगा, 3-4 नंबर में आएगा तो किसी एक पोर्शन को पूछेगा। दूसरा पूछा जाता है टाइप ऑफ पार्टनर, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पार्टनर तो हो फर्म, लेकिन कौन से वाले हो, तो टाइप ऑफ पार्टनर। तो ये टाइप ऑफ पार्टनर हमारे पास है, ठीक है। एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सब पार्टनर भी यहाँ पर एक कैटेगरी है, लेकिन मेनली ये 4 कैटेगरी आपको मिलेगी और इसी पे हमारा डिस्कशन रहेगा। जो सब पार्टनर आप देख रहे हैं, सब पार्टनर हम पढ़ेंगे, इसको डेफर कर रहा हूं मैं, ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के साथ, यूनिट 2 के साथ। तो आज हम 2 चीजें देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन तक अपने आप को आज सीमित रखेंगे बच्चों। बड़ा अच्छा एरिया है, बहुत ही बढ़िया एरिया है। पहले हम बात करें टाइप ऑफ पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। चलो अब ध्यान से सुनो और पहले इसको समझो, वर्ड टू वर्ड पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छी लैंग्वेज है,
बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। लेकिन पहले हमें इसका लॉजिकल मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आए कि जब हम पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो एक नया सवाल आ गया, कौन से वाली, कैसी पार्टनरशिप। ठीक है, तो मेरी बात सुनेगी। चलिए मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है बच्चों, पार्टनरशिप सेक्शन 4 से तैयार होती है, बनती है, फॉर्म होती है। यानी कि अगर ए बी सी 3 फ्रेंड है और वो पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, हालांकि उनको पता है उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होगी, वो आपस में डिसाइड करते हैं उनका प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, कौन सा बिजनेस करेगी, उसका प्रॉफिट आएगा उसको किस रेशियो में बांटेगी, ये सब उन्होंने डिसाइड कर रखा। अभी लेकिन वो किसी अपने, क्योंकि अच्छे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट किया और कंसल्ट किया कि हम पार्टनरशिप बनाने की सोच रहे हैं और आप हमारी इसमें मदद कीजिए। तो देखिए जब सीए के पास आएगी, हालांकि हमने बताया पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है, जो पार्टनर की कंसेंट है, वो वर्बली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। तो मुझे बताइए सीए साहब क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। देखो सीए साहब क्या बोलेंगे, सीए साहब हमेशा बोलेंगे रिटन करो। हमने अभी बीच में क्या बताया था, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। अब मुझे बताओ सीए साहब क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड करवाओ, क्योंकि कुछ काम होगा तो सीए को भी 2 पैसे मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है, पैसे के चक्कर की बात नहीं है बेटा, फायदे की बात यह है, सीए जब भी अपने क्लाइंट को कंसल्ट करेगा, अगर आप मेरे से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, मेरे आप क्लाइंट है, आप मुझे 2 रुपए दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप मेरे से 20 रुपए का फायदा लें। तो मैं आपको जो लॉन्ग लास्टिंग आपके लिए बेनिफिट के लिए वो मैं आपको सलाह दूंगा। भाई बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, आपको हम कोर्स करवा रहे हैं, आपको लगता है ये तो सर का एक ट्रेड बिजनेस की तरह है, सर तो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों हम पैसे तो कमा ही रहे हैं, लेकिन इसमें आपका फायदा भी है। आप हमारा फायदे तक मत सोचो, चिंता मत करो, अरे सर के तो बहुत पैसे हो गए, इतने बच्चे हो गए, इतने कोर्स करते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं। बेटा आप उस पर मत जाइए आप, ठीक है। मेरी बात करोगे तो फेस टू फेस बैच भी हमने 400 बच्चों तक भी सिंगल बैच में पढ़ाया है। अब कैसे पढ़ाया, 400 में ऑडिटोरियम में पढ़ाया हुआ, तो कोई इसलिए इशू की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा पूरी जानकारी रखता कानून की, इसलिए सही सलाह देगा अपने क्लाइंट को। एग्री कर रहे हैं? यस। तो अभी मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे शुरू करे। पार्टनर पहुंच गए कंसल्ट के लिए सीए के पास, तो सीए साहब से डिस्कशन चल रहा है, कैसे बोलेंगे वो, रिटन या ओरल? रिटन। रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट है, ये आपको अभी नहीं भी मिलेगा तो आगे की यूनिट में समझ में आएगा। अभी क्या सवाल होता है कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको मान लीजिए बाहर जाना, आप अपने शहर से बाहर जा रहे हैं या फॉरेन जा रहे हैं, कहीं बाहर, अब तो कंट्री चेंज हो गई, तो आप कहीं ना कहीं बाहर किसी होटल में, लॉज में, कहीं पर रिसोर्ट में स्टे करेंगे। लेकिन फिर एक बात होती है कि भाई आप कैसी प्रॉपर्टी में, मींस किस तरीके के होटल में आप स्टे करना पसंद करेंगे। अब स्टे होटल की कैटेगरी का मतलब है वो 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, ये लॉज है या क्या है, किस में। तो ये डिपेंड करेगा आपका टेस्ट क्या है, ये डिपेंड करेगा आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है, ये डिपेंड करेगा आपका पर्पस क्या है। मान लीजिए आपको थोड़ा सा लग्जरी फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, तो आपको उस तरीके की प्रॉपर्टी हम आपको, अगर मैं कोई टूरिज्म एजेंसी चला रहा हूं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा। मानो नहीं मानो एडवाइस वो आपकी बात है, मेरा काम है बताने का। इसी तरह अगर आपका बिजनेस पर्पस है तो मैं आपको सिटी के अंदर आपको होटल दूंगा, और आपको टाइम होटल में कम स्पेंड करना है, सेमिनार्स में ज्यादा करना है, तो आप पे इतना फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें बाकी क्लब और स्विमिंग पूल और ये वो फैसिलिटी हो या नहीं हो। आप देर रात तक आएंगे होटल के अंदर, अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे, सपोज चेक इन जल्दी करना है, या आपको फ्लाइट से फ्लाइट आपको पकड़नी है तो मैं आपको एयरपोर्ट के आसपास दूंगा। तो देखो हर चीज का क्या होता है ना, एक टेस्ट डेवलप होता है, और पॉकेट अलाउ करती है, और ऑब्जेक्ट पर्पस पूरा होता है। तो इसी तरह क्या हुआ, इस एक्ट ने ये बताया, और ये क्लाइंट को या आम पब्लिक को बताएगी, हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या फिर मान लीजिए एडवोकेट, जो इन कानूनों की जानकारी रखते हैं, इसलिए तो कंसल्टेंसी लेते हैं। अब आप देखिए किसी डॉक्टर, आप बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, बट डॉक्टर के जाके सही हो जाता है कि आप नहीं, डॉक्टर जो दवाई लिखता है उस दवाई का जब आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप सही होते हैं। यानी कि अल्टीमेट तो आपको जो दवाइयां है वो आपको असर करती है, और दवाई मिलती है मेडिकल स्टोर पे, तो आप सीधा मेडिकल स्टोर क्यों नहीं जाते भाई, आप डॉक्टर को, फिजिशियन को क्यों दिखा दो? सर ये भी क्या बात है सर, क्योंकि कौन सी दवाई लेनी है, कितनी डोज लेनी है, कब तक लेनी है, ये तो डॉक्टर बताएगा ना। डॉक्टर ने क्या किया हुआ है, पूरी रिसर्च, पूरी अपना 3, 4, 5 साल 10 साल की पढ़ाई उसमें की हुई है। तो सेम चीज हमारी और आपकी होगी। मेरी स्थिति है, आप जल्दी डेवलप हो जाएगी आपके अंदर जैसी आपको डिग्री मिलेगी,
तो बच्चों आपके पास एक नॉलेज आपके पास आ जाएगी कि आप एक जानकारी रखते हैं, इन कानूनों की बारीकी आपको पता है, तो आप सही एडवाइस दे पाएंगे और अपनी आप कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर सकते हैं। तो अभी आप समझिए हमारा क्वेश्चन कहां है। क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप सेक्शन 4 ने बता दी और पार्टनरशिप बन गई, लेकिन पार्टनरशिप वास्तव में जो पार्टनरशिप बनी है वो 3 में से किसी एक कैटेगरी की होगी। जैसे मैं कहता हूं होटल होटल होटल, लेकिन फिर मैं कहा नहीं 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, कुछ तो फर्क होगा। 5 स्टार में फैसिलिटी ज्यादा होगी, 7 स्टार में और ज्यादा होगी। वो इंटरनेशनल होटल्स नॉर्म्स के हिसाब से है, रूम साइज है और आपको कौन कौन से और जो एड ऑन फैसिलिटी है वो ऐड करनी है, ठीक है। वो सब चीजें हम खैर उस पर नहीं जा रहे, क्योंकि टूरिज्म का मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको थोड़ा जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो। कौन सी अच्छी है सर? 3 स्टार प्रॉपर्टी अच्छी, 7 स्टार प्रॉपर्टी अच्छी? आप कहेंगे 7 स्टार। भैया मुझे जब होटल में रुकना ही नहीं है और जो 7 स्टार की प्रॉपर्टी है वो मैं बेनिफिट ले ही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूंगा जाके वहां पर? मुझे पैसा खर्च करना है, बर्बाद नहीं करना। तो ये तो मेरा इंटरेस्ट, मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा मेरे लिए कौन सी चीज है। सब अच्छी है। तो पहले तो समझो 3 तरीके की पार्टनरशिप बताई गई है, तीनों का अपना एक नेचर है, अपना एक स्वभाव है, और आप इन तीनों में से किसको आप चूज करते हैं ये कुछ बातों पे डिपेंड करती है। बस हमें वही बातें समझनी। और एक बढ़िया चीज बताऊं, सेक्शन 4 पार्टनरशिप बनाता है, लेकिन टाइप ऑफ पार्टनरशिप का क्रिएशन से ज्यादा इस बात से निर्भर करता है कि फर्म डिसॉल्व कैसे होगी। मींस ये कि बच्चों मान लीजिए ट्रेन का एक हादसा हो गया। अब सुनिए बात हो, ये सब चीजें मैं इसलिए डिस्कस करूं कि आप पहले पर्पस समझे कि क्वेश्चन आया क्या। ट्रेन में काफी लोग होते हैं, ट्रेन मान लीजिए पटरी से उतर गई, हादसा हो गया। अब काफी बुरा हादसा हुआ, काफी लोग मर गए उसमें। तो जो हमारी रेलवे जो है या फिर गवर्नमेंट कह लीजिए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने वहां पर व्यवस्था देखी और जो मर गए लोग उनको, उनके जो परिचित है, जो उनको रिलेटिव है, उनको बुला के उनकी बॉडी दे दी। पर मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके रिलेटिव नहीं पता चल पा रहा है, कोई है ही नहीं है, उसकी कोई डिटेल नहीं मिल पा रही है, या उसका कोई क्लेम लेने वाला नहीं है उसकी बॉडी को। तो मुझे बताइए सरकार क्या करती होगी? सरकार बच्चों जब कोई नहीं है बॉडी को लंबे समय तक तो आप स्टोर नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट हैज एन ड्यूटी और उनका कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो उसको क्या करेगा, जो अंतिम क्रिया हम बोलते हैं वो करेगी। लेकिन एक अंतिम क्रिया करते वक्त एक कंसर्न करेगी सरकार भी। क्या सरकार करेगी बताइए? क्योंकि अंतिम भाई आदमी मर गया, मर ही गया, अब आप उसे दफनाओ जलाओ कुछ भी करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है किस पर? कहीं ना कहीं हम जैसे लोग पर, मींस हमारी फीलिंग्स अटैच है। तो गवर्नमेंट भी बात को समझती है, तो डिपार्टमेंट ये कोशिश एटलीस्ट करेगा कि अगर उसके पेपर से, उसके नाम से, उसके कोई आईडी से किसी तरीके से ये पता चल जाए कि वो किस धर्म को बिलोंग करता है, तो कम से कम कोशिश होगी कि क्रिया जो है, अंतिम जो यात्रा है क्रिया, वो उस तरीके से की जाए। हिंदू है तो जलाया जाएगा, है ना, मोमडन है तो उनको दफनाया जाएगा, अलग अलग धर्म में कोई अलग अलग तरीका है, तो कोशिश की जाएगी उस रीति रिवाज के हिसाब से उसको अंतिम क्रिया दी जाए। तो पार्टनरशिप सभी, यानी जो 3 बताने जा रहा हूं वो बनती सेक्शन 4 से है, लेकिन डिसॉल्व होने का तीनों का अपना तरीका है बस। यानी कि की डिफरेंस क्रिएशन नहीं है, डिसोल्यूशन है। आप डिसोल्यूशन कैसा चाहते हैं, आप अंत कैसा चाह रहे हैं? देखिए लोग बाग बहुत सारे अपने लाइफ में झूठ बोलते हैं, कोई सच बोलता है, कोई मेहनत करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई आराम करता है, कोई किसी की को मतलब अपने परिवार में अपने परिवार का नाम रोशन करता है, कोई नहीं करता, लेकिन वो भी खुश है। वो भी होता क्या स्वभाव है हमारा। अगर मुझे लगता है, देखो मैं चाहता हूं कि सब मेरी तारीफ करे तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, तो मैं अपने में मस्त हूं। वो एक नेचर हो सकता है। तो इसी तरह आप कैसा बनना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा, पर आपको आउटकम फिर वैसा ही मिलेगा। तो डिसोल्यूशन का फर्क है तीनों कैटेगरी में। फर्म डिसॉल्व कैसे होगी इसका फर्क, हालांकि डिसोल्यूशन यूनिट 3rd है, बट आपको टाइप ऑफ पार्टनरशिप यही बता रहा हूं। उसका रीजन बीइंग है कि आपकी जो पार्टनरों का कमिटमेंट हुआ है, जो पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त, पार्टनरशिप क्रिएट करते वक्त सेक्शन 4 अप्लाई हुआ है, उसमें ही पार्टनरों ने क्या डिसाइड किया वो हमें देखना पड़ेगा कि डिसॉल्व कैसे होगी। और अगर उन्होंने कोई डिसॉल्व का डिसीजन ले रखा है तो उन 3 में से कोई एक ही होगा, या तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आएगा, या पार्टनरशिप एट विल में आएगा, या पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप होगी।
तो आज के बाद पार्टनरशिप एक नहीं 3 है। अब मुझसे कह रहे हो होटल बुक कर दो, तो मेरा सवाल है कौन सी कैटेगरी का, किस तरीके का आप या कितने बजट का आप होटल लेना पसंद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही मेरा सवाल है। पार्टनरशिप आप बनाना चाहते हैं, आप कौन सी पार्टनरशिप बनाना पसंद करेंगे। मींस फिर आप कहेंगे सेक्शन 4 में क्यों नहीं आया ये। सेक्शन 4 में तो आ गया, एग्रीमेंट हो जाए, पार्टनरशिप बन जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं एग्रीमेंट में से इन 3 में से आप डिसोल्यूशन कौन सा पसंद करते हैं। अगर कल को आने वाले वक्त में फर्म डिसॉल्व होगी तो उनमें से आपके हिसाब से डिसॉल्व कैसे होनी चाहिए, इस बात का फर्क पड़ता है पार्टनरशिप टाइप पर। टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का कैसे आप चाहते हैं, लेकिन डिसाइड आपको आज ही करना है। सेक्शन 4 लगते वक्त इनमें से ही पता चल जाएगा, शुरुआत में पता चल जाएगा पार्टनरशिप कौन सी है। तो चलो बच्चों मेरे साथ आप देखेंगे, ये मैं लेके आया हूं आपके लिए, की पॉइंट भी लेके आया हूं, कॉपी करने के लिए टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है, या वीडियो पॉज करके भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पहले बच्चों एक बार इनके तीनों के नाम पढ़ो। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, 3 तरीके की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कौन कौन सी है जी। पहले का नाम है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वर्ड तो सब में कॉमन है, पर्टिकुलर यानी कि विशेष, एक विशेष तरीके की पार्टनरशिप बनाई जा रही है। अब इसमें क्या खास है, क्या स्पेसिफिक है, क्या पर्टिकुलर है, वो देखेंगे। दूसरा होता है पार्टनरशिप एट विल। यहां विल का मतलब है इच्छा से, स्वेच्छा से, विल से, मेरी अपनी इच्छा से। तीसरा है पार्टनरशिप से पहले वर्ड आ रहा है जनरल पार्टनरशिप। बच्चों ये 3 आपकी कैटेगरी है पार्टनरशिप की। कौन कौन सी मैंने बताई आपको, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल और जनरल पार्टनरशिप। यानी कि पर्टिकुलर, एट विल और जनरल, ये 3 कैटेगरी हो गई। अब जनरल तो खुद ही जनरल हो गया, पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक हो गया, और एट विल बीच की कैटेगरी हो गई, या आपकी एट विल हो गई। चलो अब पढ़ो, आप समझो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का क्या मतलब है। ये मैंने एक साइड में पिक्चर भी दिखाई हुई है आपको, इसे भी समझ में आएगा आपको। पार्टनरशिप इज फॉर्म, अगर पार्टनरशिप को बनाया गया है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पीरियड का मतलब लेट से आपने डिसाइड किया कि हम बिजनेस 10 साल चलाएंगे। सपोज ए बी सी ने मिलके एक फर्म तैयार की है, एक पार्टनरशिप फर्म ये बना रहे हैं, और इन्होंने डिसाइड किया कि 10 साल के लिए बिजनेस रहेगा। आज से लेके ठीक 10 साल बाद ये बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे ही 10 साल खत्म हो गए ये बिजनेस बंद हो जाएगा। या आपने पार्टनरशिप बनाई है किसी पर्पस के लिए, किसी खास वर्क के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए। ये क्या होता है सर, ये ऐसे होता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं दिल्ली के अंदर, आपको पता होगा दिल्ली नोएडा का ट्रेवलिंग टाइम कम करने के लिए डीएनडी बना, दिल्ली नोएडा दिल्ली, एक अलग रूट बनाया गया, दिल्ली नोएडा दिल्ली। और इसके लिए किसी बिल्डर फर्म को, किसी डेवलपमेंट जो सिविल कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, चाहे जेपी ग्रुप है, कोई और ग्रुप है, उस तरीके से उनको ये वर्क दिया। अब अगर प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और कोई सिंगल कंपनी उसको करने की पोजीशन में नहीं है, कई बार प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत रिस्की हो सकता है, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ का, और सिंगल कंपनी एक सिंगल प्रोजेक्ट में इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं है, या गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ये जो है ना एक जने को नहीं देंगे, या बड़ा प्रोजेक्ट है एक जना नहीं मिल पा रहा। तो हो सकता है 2 डिफरेंट कंपनियों ने मिलके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब लेकिन वो 2 सेपरेट कंपनी है, अब प्रोजेक्ट उनके सामने एक है। तो ये प्रोजेक्ट को लेके उन 2 कंपनियों में झगड़े ना हो, तो उन 2 कंपनियों के जो 2 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव है या कंपनी की तरफ से जो भी है, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई गई। तो दोनों कंपनियों को मिला के इस पर्पस को पूरा करने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म अलग से बन गई। और जैसे ही 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा होगा, अब इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, वो 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, वो रूट बनने में 5 साल भी हो सकता है। जैसे ही 2 साल, 3 साल, 5 साल का टाइम पूरा होगा, कंप्लीशन होते ही प्रोजेक्ट का पार्टनरशिप डिसॉल्व, जो भी उसका प्रॉफिट लॉस है, बीच में जो थोड़ा बहुत सेटलमेंट किया होगा, एट द एंड फाइनल रिपोर्ट बनके वो अपना प्रॉफिट लॉस आपस में बांटेंगे, अपनी रिसोर्सेज जो लेके आए थे वो वापस लेके चले जाएंगे।
तो यहां पार्टनरशिप जो हो रही है वो किसी खास काम के लिए हो रही है, काम पूरा होते ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। मैं बार बार वर्ड डिसॉल्व पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि मेन एरिया यही है बच्चों, मेन एरिया जो है ना वो डिसॉल्व ही है, डिसॉल्व है, ये मेन एरिया इसका। जरा देखो, अब मैंने इसलिए इस टेबल को मैंने बोला आपको समझ में आएगी, अब ये नहीं समझ में, लेकिन समझ में आएगी। इन दोनों ने डिसाइड किया, देखो लास्ट ब्लॉक, ये ब्लॉक लगा रही है, लास्ट ब्लॉक जैसी ओवर होगा, ये इतने सारे ब्लॉक लगा चुके हैं, ये देखो ये सारे की सारी ये फ्लोरिंग कर चुके हैं, ये आखिरी ब्लॉक लगाने जा रहे हैं। जैसे ही आखिरी ब्लॉक लगाएंगे काम खत्म, व्हेन द वर्क इज फिनिश, दोनों सेपरेट। तो यहां पर भी ऐसे ही है, डिसॉल्व होगी कब, अगर ये टाइम के हिसाब से पर्टिकुलर पार्टनरशिप में टाइम होगा या वर्क होगा, वेंचर होगा या टाइम होगा। तो पर्पस बोल दो, वर्क बोल दो, वेंचर बोल दो, एक ही बात है बच्चों, वेंचर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो वेंचर के लिए, किसी वर्क के लिए, किसी खास काम के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है। तो जैसे ही अगर टाइम फिक्स है तो टाइम पीरियड खत्म होने पर, एक्सपायरी होने पर, या कंप्लीशन ऑफ वेंचर पूरा होने पर फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। पर डिसॉल्व होने के बाद नहीं बोलोगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये मुझे आज ही बोलना पड़ेगा। मुझे आपके एग्रीमेंट को या आपके पार्टनर की कंसेंट को ये समझना पड़ेगा कि आप ये पार्टनरशिप फर्म किसी खास पीरियड तक के लिए तो नहीं चला रहे कि जी 5 साल 10 साल, या किसी खास काम के लिए तो नहीं बना रहे। और अगर इन दोनों में से किसी का इन्वॉल्व है तो फिर मैं बोलूंगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और अगर आपने अभी ये नहीं कहा जी पता नहीं, हो सकता है 10 20 50 साल काम करे, कभी भी कर सकते हैं, और हम तो प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, बेचते रहेंगे, और कल को ये प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, चलाते रहेंगे, बिजनेस है, गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा। तो बच्चा फिर वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं है। फिर वो कौन सी है, वो नीचे की दो में से किसी एक कैटेगरी होगी। अभी मैं चलूंगा उधर, अभी मैं चलूंगा। समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई आपको मेरी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप जो कि बनाई गई है किसी खास काम के लिए या किसी टाइम पीरियड के लिए, और जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, टाइम पीरियड एक्सपायर होगा, फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। व्हेन द लास्ट ब्लॉक फर्म इज ओवर, वर्क इज ओवर। ठीक है जी। ये जो मैंने अभी बॉक्स में, डायलॉग बॉक्स में लिखा है, मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एट विल पढ़ेंगे। अब पहले एट विल पढ़ेंगे। पार्टनरशिप एट विल, एट विल का मतलब अपनी मर्जी से। अब एट विल में और जन पार्टनरशिप में मेन डिफरेंस मैं एक साथ कंपेयर करके बता रहा हूं। भाई पर्टिकुलर पार्टनरशिप में तो खास काम हो गया, टाइम हो गया। अब मान लेते हैं टाइम कुछ नहीं पता कब तक चलेगी, जब तक मनाएगा चलाएंगे, झगड़े हो जाएंगे बंद कर देंगे, मारपिटाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ आपस में, है ना। अभी क्या बता हम कितने साल चलेगी, भाई हस्बैंड वाइफ मतलब दो जनों की शादी हो गई, कब तक टिकेगी पता नहीं। और ये भी हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, खत्म हो जाएगी बात कहानी। और लोग बाग 25th भी मनाते हैं, 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। बहुत सारे लोगों का 2 दिन भी तलाक हो जाता है, ये 2 साल में हो सकता है। कुछ नहीं कह सकते ना, फ्यूचर के लिए कैसे बोले। तो मान लीजिए ऊपर वाली कैटेगरी खत्म और काम भी कंटिन्यूएशन वर्क है, चलाइए जब तक सही लगेगा, या ये प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट ऐड करेंगे या चेंज करेंगे, जो भी करेंगे। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं जी। यानी कैटेगरी 1 नहीं है। अब अगर कैटेगरी 1 नहीं है तो 2 बची। अब 2 में मैं आपको जो फर्क बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। दोनों में टाइम पीरियड आगे तक है, कितना होगा कुछ नहीं पता, वर्क चलता रहेगा। फिर फर्क किस चीज का है सर? फर्क इस बात का है कि जो एट विल पार्टनरशिप होती है, एट विल पार्टनरशिप होती है, उसकी खास बात ये होती है कि जैसे मैंने कहा एबीसी ने पार्टनरशिप फर्म बनाई है ना, एबीसी ने पार्टनरशिप फर्म बनाई। देखो परिवार में भी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके परिवार में, भाई परिवार भी तो हर तरीके के पारिवारिक रूल्स रेगुलेशन होते हैं। मान लीजिए परिवार में जो फैमिली मुखिया है, मान लीजिए फादर है, दादाजी है, उन्होंने एक रूल रेगुलेशन बना दिया कि भाई 7 बजे के बाद कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं रहेगा, किसी पार्टी फंक्शन में भी नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो पेरेंट्स साथ में जाएगा। अब ये बड़ा अजीब सा रूल्स बन गया। या कुछ भी करोगे हमसे पूछ के करोगे, हमसे बता के करोगे, बिना परमिशन के नहीं करोगे। हर छोटी से बड़ी बात, छोटी से छोटी चीज भी, ये कानून बन गया। और आपने उन्हें मुखिया माना है या उनकी बात माननी है, मैं ही नहीं कह रहा मत मानो, तो मान रहे तो मान रहे, आप सब एग्री है, फैमिली के जितने हैं वो सब तैयार है इस बात के लिए, ये भी फैमिली है। तो एक तरीके से 1 पर्सन इज ऑन होल्ड, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट की तरह। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है, सुन लेना बात को, ये भी अच्छा तरीका होता है। 1 पर्सन लीड करता है तो बाकी कंसोलिडेटेड दिखाई देते हैं, एकजुट दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट आ जाए, कुछ फैमिली वाले कहते नहीं जी हम बच्चे पे बर्डन नहीं डालते, जो मन आए वो करे, कहीं जाना तो उसके पास चला जाए,
बताना चाहे बता दे हमें, नहीं बताना चाहे नहीं बता दे, जब वापस आ जाए तब बता दे कि जी कहां गया था। जरूरी नहीं है वो हर चीज पूछ के 4 दिन पहले एप्लीकेशन लिख के परमिशन लिख के तब करे। तो वहां इतने लोगों अपने फैमिली मेंबर को आपने छूट दी हुई है, वो कुछ डिस्कस करना चाहे करे, नहीं डिस्कस करना चाहे नहीं करे, ये उसकी विल है। सर ये भी फैमिली है। तो अभी क्या हुआ, जो 2 कैटेगरी में बताया जा रहा हूं, अगर एट विल की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म में अगर सभी पार्टनर को इंपॉर्टेंस इस तरीके से मिली हुई है कि हर पार्टनर अपने आप में फ्री है, हर पार्टनर अपने आप में फ्री है। फ्री इन सेंस कि जब तक वो चाहे फर्म को चलवाए, जब तक चाहे तो बंद कर दे। एनी पार्टनर एट एनी टाइम कैन डिसॉल्व द फर्म, पूरी फर्म को डिसॉल्व कर सकता कोई भी एक पार्टनर भी, और जब वो चाहे। इवन मान लीजिए अगर ए चाहता है फर्म डिसॉल्व हो जाए और बी सी नहीं चाहते तो ये करे तब भी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या आपस के कमिटमेंट में ये बात बोली हो कि हमारी पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब होता है कब तक चलेगी कुछ नहीं पता, कैसे नहीं पता, कोई भी पार्टनर कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए हम यहां पर कह पा रहे हैं। तो पार्टनरशिप एट विल की खास बात क्या जा रहा है वो देखिए। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब है टाइम, टाइम कब तक चलेगी बिजनेस, फर्म कब तक चलेगी। टाइम ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड ऑन द विल, यानी कि इच्छा पर, ऑफ द पार्टनर। और आगे भी पढ़ो, डिसॉल्व, फिर से वो डिसॉल्व का डिफरेंस बता रहा हूं। एनी टाइम बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, जस्ट गिविंग अ नोटिस टू द अदर पार्टनर। उसे पूछना नहीं है अदर पार्टनर से, बताना है। सब पूछने बताने में बड़ा फर्क है। किसी ने अपने फादर को बोला जी वो कल मैं ऐसे शादी कर रहा हूं इस जगह पर इतने बजे यहां पर। अब फादर गुस्से में, ये क्या कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे किया, कैसे सोच लिया, ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। तो बेटा कह रहा जी मैं ये आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि शादी कर रहा हूं, आपका मन करे तो शादी में आ जाना, आशीर्वाद दे देना, नहीं मन करे तो मत आना। सर ऐसे भी है। और एक होता है कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और वो नहीं माने तो शायद नहीं भी करेगी वो शादी जिससे प्यार करते हैं या जिससे करना चाहते थे, तो विदाउट परमिशन ही करेंगे, विद कंसेंट ऑफ फैमिली मेंबर करेंगे, उनको मना के करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा भाई कैसे आपका, क्या आपकी सोच है, क्या आपकी डिपेंडेंसी है। तो बच्चों यहां पर पार्टनरशिप एट विल का मतलब है फर्म तब तक चलेगी जब तक पार्टनर की इच्छा है। एक पार्टनर भी चाहे तो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है, और उसके लिए बाकियों से उसको परमिशन नहीं लेनी, बताना है। देखो पूछना और बताने में बड़ा फर्क होता है। पूछने का मतलब होता है अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप नहीं करोगे, और बताने का मतलब हम तो डिसाइड कर चुके, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ नोटिस का मतलब है, यहाँ नोटिस वाला कोई ये नहीं कि वो एक कोर्ट का नोटिस भेजे, नोटिस का मतलब यहाँ पे इन्फॉर्म से, इंफॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना। तो इन्फॉर्म जैसे ही आपने कर दिया, पार्टनरशिप कैसी हो जाएगी बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगी। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी तो 2 मैंने पार्टनरशिप आपको बता दी, कौन कौन सी बता दी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप टाइम पीरियड या वेंचर के लिए है, और एट विल में कभी भी कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। कब तक चलेगी, पार्टनर की विल पे डिपेंड करेगी, उसकी इच्छा पे डिपेंड करेगी। अब बची जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप में क्या होगा, भैया यही बची है तो यही रह गई है ना, पर फिर भी इसके फीचर्स क्या है। जनरल पार्टनरशिप भी कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी, और अब कब तक चलेगी, इसमें भी इनफाइनाइट पीरियड ऑफ द टाइम है, चलती रहेगी ये, क्योंकि एट विल पर्टिकुलर पार्टनरशिप से अलग है। लेकिन इसमें डिसॉल्व कैसे होगी, डिसॉल्व तभी होगी जबकि कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर होगी। अगर 3 पार्टनर है ए बी सी, जब तीनों चाहेंगे तभी फर्म, तीनों की कंसेंट जरूरी है तो प्लस लगा दिया मैंने, तभी फर्म डिसॉल्व होगी, अदरवाइज फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती। विद द कंसेंट ऑफ ऑल है यहां पर। तो वहां पर एनी है, देखो यहां पर था एनी, विद द कंसेंट क्या, यहां तो एनी है, तो कंसेंट क्या चाहिए, कोई भी एक, यहां पर कंसेंट ऑफ ऑल है। तो बच्चों आपको ये डिफरेंस याद रखना है, एट विल में और इसमें डिफरेंस है, वहां पर एक पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है, यहां पर सबकी कंसेंट से ही होगी। और इन दोनों का अगर पहले से डिफरेंस करे तो यहाँ टाइम पीरियड या वेंचर डिसाइडेड है, जबकि यहाँ पर टाइम अनलिमिटेड चलता रहेगा। अब बताइए ये वाला बॉक्स आपका, ये बॉक्स क्या कहता है, ये बॉक्स बड़ा सिंपल है। देखो एट विल में बता दिया चलेगी 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 जब तक पार्टनर चाहेगा, यहाँ सभी की कंसेंट। अभी क्या हुआ, वेंचर था 10 ईयर के, मतलब पार्टनरशिप थी 10 ईयर के लिए, टाइम बेस्ड थी। अब 10 साल के लिए शुरू में बनाया था कि 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल पूरे हो गए,
तो बंद हो जानी चाहिए ना, इमीडिएट खत्म हो जानी चाहिए। भाई वेंचर खत्म होगी तो वेंचर खत्म हो जानी चाहिए। अब अगले वेंचर के लिए आप नहीं जा सकते, 10 साल पूरे हो गए तो हो गए, तो बंद करो। लेकिन लेट्स से पार्टनरों की कंसेंट, पार्टनर जो है ना बिजनेस को आगे चलाए जा रहे, 10 साल पूरे हो गए और आगे चला रहे बिना कुछ और फर्दर कुछ करे डिसाइड, या वो काम पूरा हो गया, आगे प्रोजेक्ट के लिए भी साथ जुड़ गए। तो यहां इन्होंने बोला है अब वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो रह नहीं सकती क्योंकि टाइम खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अगर वो स्टिल कंटिन्यू कर जाते हैं तो अब उस पार्टनरशिप का क्या भविष्य होगा? वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो रहेगी नहीं, या तो उसको एट विल में जाना पड़ेगा या जनरल पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा। तो यहां एक्ट ने लिखा है कि अगर अदरवाइज कुछ डिसाइड नहीं किया जाएगा, इफ कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू रहती है पहले वाली कैटेगरी, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, देन कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप एट विल, यानी ये कंपलसरी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जनरल पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी कि हम उसको डीम टू बी पार्टनरशिप एट विल मानेंगे 10 साल के ठीक बाद। तो अगर कोई सपोज फर्म तैयार हो गई 10 ईयर के लिए, लेट्स से 10 ईयर के लिए फर्म थी, तो जैसे 10 ईयर खत्म हो गए तो यहां तक तो ये बोलेगी कैटेगरी 1 की फर्म, और जैसे 10 ईयर कंप्लीट हो जाएगी तो ये अपना आप ही सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एट विल में, ये एक्ट में लिखा है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा इसमें कोई बात नहीं है। आई होप कि आपको तीनों बात मेरी समझ में आ गई, पर्टिकुलर पार्टनरशिप समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई, आपको पार्टनरशिप एट विल और जनरल पार्टनरशिप भी आपको समझ में आ गई है। तो बच्चों चलो जल्दी से, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्ट की लैंग्वेज है वो देख लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, चलो बाद मुझे वर्ड टू वर्ड बताना है, सब आराम से आप दोबारा भी खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी, टाइप ऑफ पार्टनरशिप पहला आ गया, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म विद अ पर्टिकुलर पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, कब होगी बताना? जब फिक्स पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ये बताया था। हाउएवर इफ ऑल द पार्टनर अगर कंसेंट करते हैं डिसॉल्व, अच्छा क्या पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं? ये एक रह गया था उसमें, भाई 10 साल बाद तो अपना भी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन क्या पहले हो सकती है? क्या यहां पर कहीं हो सकती है? आंसर यस, लेकिन इसमें क्या चाहिए? ऑल द पार्टनर कंसेंट चाहिए। तो ये कह रहा है ये इसको पहले भी कर सकते हैं, बिफोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए यहां पर कंसेंट टू डिसॉल्व चाहिए, ऑल द कंसेंट चाहिए, ऑल द पार्टनर कंसेंट चाहिए, ऑल द पार्टनर गिव द कंसेंट अगर वो पहले डिसॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा अगला पैरा वो कह रहा है जो मैंने आपको बताया था, 1 कन्वर्ट इनटू 2 होगी। इफ द पार्टनरशिप एग्री टू कंटिन्यू द पार्टनर, अगर पार्टनर एग्री कर रहे हैं कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगी इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म, वो कर सकते हैं, लेकिन इस केस में उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप को विल कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा बच्चों पार्टनरशिप एट विल में। ठीक है, तो 3 बातें हो गई मोटा मोटा इसमें। टाइम पीरियड के लिए होती है, वेंचर के लिए होती है, वेंचर टाइम खत्म होने पर खत्म हो जाती है, पहले भी कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल, अगर खत्म होने के बाद भी चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, लेकिन उसको एट विल में जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ आते हैं पार्टनरशिप एट विल क्या है जी? पार्टनरशिप एट विल क्या है? इट इज अ पार्टनरशिप, ये भी एक पार्टनरशिप है वेयर नो प्रोविजन, इस तरीके का कोई इसमें प्रोविजन यानी कि ऐसी कोई बात शामिल नहीं है, इट मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर फॉर द ड्यूरेशन को लेकर कोई बात शामिल नहीं की जाती, और डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप यानी कब तक चलेगी ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं होती है। ये पार्टनरशिप पूरे तरीके से डिपेंड होती है ऑन द विल ऑफ द अदर विल ऑफ द पार्टनर्स। इट कैन डिसॉल्व बाय एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर, लिखा है यानी कि कौन करेगा? ए अगर डिसॉल्व करना चाहता है तो उसे बी और सी को सिर्फ इन्फॉर्म करना है, नोटिस देना है, बी और सी को नोटिस देना है, और फर्म कैसी हो जाएगी? डिसॉल्व। जनरल पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, जनरल पार्टनरशिप पहले तो इन्होंने बता दिया वो है क्योंकि ना तो पर्टिकुलर है ना ही एट विल है, यानी कि इन्होंने कहा थर्ड वो है जो 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात कही, ये तो अभी भी पता है। दूसरा ये कंटिन्यू रहती है, इसका पीरियड कैसा रहेगा? इनफिनाइट का मतलब है चलता रहेगा, कोई डिसाइडेड पीरियड नहीं है। कब ये डिसॉल्व होगी? डिसॉल्व कैसे होगी बताना? ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, बस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। कब तक चलेगी? चलती रहेगी, और ये वो है जो 1 और 2 नहीं है। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गई बात, बढ़िया है जी। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप मैंने बता दिया, अब जल्दी से ले लेता है ये वाला पार्ट भी। टाइप ऑफ पार्टनर, अभी पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप कितने तरीके की है? अब जो पार्टनर होते हैं उनकी कैटेगरी आ गई है बच्चों। मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ए बी सी ए फर्म के पार्टनर है, तो अब मुझे इनको बाय नेचर इसको ये समझना पड़ेगा कि ए जो है वो कौन सी कैटेगरी का पार्टनर है,
बी कैसा पार्टनर है, सी कैसा पार्टनर है, मींस इन चार में से, अभी मैं चार ही बता रहा हूं आपको, पांचवा मानो है ही नहीं इसमें, ठीक है। इन चार में से पार्टनर की आपको रैंकिंग देनी है, रैंकिंग भी नहीं बोलूंगा, पार्टनर कौन से नेचर का है वो आपको बताना है। अब ये नेचर क्या होता है भाई, आप हो, आपके भाई, आपके सिस्टर है, आपके परिवार में और सदस्य है, सबका अपना एक बिहेवियर, एक नेचर होता है। मान लीजिए फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई वो आगे बढ़ के काम करता है, कोई काम चोर होता है वो भाग जाता है, ठीक है। कोई बिल्कुल फोटो खिंचवाने के टाइम पे सामने आ जाएगा, कोई बेचारा हो सकता है कि पंडाल के पीछे से काम कर रहा हो। सर ये अपना अपना एक टेस्ट होता है, अपना बिहेवियर होता है, इसलिए घर वाले भी क्या करते हैं, कोई खास तरीके का होगा, भाई ये तो यही करेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। ऐसा होता है नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बच्चों एक काम करो, मैं आपको पहले कॉपी करने के लिए, समझाने के लिए वर्ड टू वर्ड पढ़ लेके, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। पहले चलते हैं यहाँ पर, और इसके लिए मैं चाहूंगा आप जरा नोट करें, इसे नोट करें बच्चों, क्योंकि वहां तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा था, इसे जरा नोट करना जरूरी है। टाइप ऑफ पार्टनर, पहले दो कैटेगरी बना लेते हैं बच्चों। पहले ये सीधा चार को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक कैटेगरी हमारी जनरल कैटेगरी है, यानी जनरल का मतलब है जिसके चांस सबसे ज्यादा है, मतलब अगर आप 100 पार्टनरशिप फर्म का डाटा देखेंगे तो 99 फर्मों में यही डाटा लग रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम चांस प्रोबेबिलिटी इसकी है। और कुछ स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी कभी स्पेशल केस में ही आती है, जल्दी से नहीं मिलती आपको। यानी कि अगर मैं आपको 100 पार्टनरशिप फर्म के प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मतलब आप प्रैक्टिकल किसी पार्टनरशिप का डीड या एग्रीमेंट पे, तो आपको जो पार्टनर टाइप मिलेगा वो जनरल कैटेगरी में से ही मिलेगा, स्पेशल कैटेगरी से नहीं मिलेगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में बच्चों दो हो गए हमारे, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। और जो स्पेशल कैटेगरी है इसमें भी दो कैटेगरी, या तो नॉमिनल होगा या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होगा। तो स्पेशल कैटेगरी भी मेरे पास कैटेगरी है, बट मैंने इसको नंबर इस तरीके से दे देता हूं एक ही ऑर्डर में। तो इसको नंबर 3 कर देते हैं, इसको नंबर 4 कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से कॉपी करो, पहले इसे कॉपी करो, एक डायग्राम बना लो। पहले दो पार्ट बनाओ, जनरल और स्पेशल, फिर जनरल में दो पार्ट बनाओ और स्पेशल में दो बनाओ। कौन कौन सा नाम है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये नाम नोट करने हैं। इसमें कुछ की वर्ड है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसको भी नोट करें। पहले यहां तक के ये बॉक्स बनाओ, पहले जल्दी से बॉक्स बनाओ आप, टाइप ऑफ पार्टनर और ये बॉक्स बनाओ बच्चों। ये लो मैं फुल स्क्रीन भी कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी से ये बॉक्स बनाओ, पहले ये चारों के लिए बॉक्स बनाइए। पहले दो बॉक्स बनाइए, जनरल और स्पेशल, फिर जनरल में दो कैटेगरी, स्पेशल में दो कैटेगरी। फिर इनमें कुछ कीवर्ड पॉइंट लिखवाऊंगा, वो भी नोट करने, पहले से नोटिंग करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से नोटिंग करेंगे, फिर बाद में नहीं करते आप अभी करो। करो बच्चों, हाँ जी करो बेटा, जल्दी करो। कॉपी कर लिया आपने? हाँ जी बच्चों, ये चारों आपने बॉक्स बना लिए हैं। अब जरा आप इनके कंटेंट लिख लो। क्या लिखा हुआ है? एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस,
डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बस यहाँ डज नॉट लगा दिया है और यहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये तो सब कॉमन चल रहा है, जरा जल्दी समझ में आएगा, नोट करें। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहां पर आएंगे तो मैंने आपको लिखे 2 पॉइंट में, नो रियल इंटरेस्ट, ओनली गिव देयर नेम टू द फर्म, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में लिखा रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। या तो खुद को पार्टनर बता रहा है, बताने की परमिशन दे रहा हो लोगों को कि वो उसको पार्टनर बताए, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, नोट करो, ये भी फुल स्क्रीन कर देता हूं, जल्दी कॉपी होगा, करो जी, फटाफट से कॉपी करो, बस फिर समझेंगे और आपकी आज की क्लास भी ओवर करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये दोनों होमवर्क भी रहेगा, घर पे भी स्टडी करनी है आपको इनकी, कभी बदमाशी करो आप सब। हाँ जी, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दूसरा लिखा है बच्चों, डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। थर्ड में लिखा है नो रियल इंटरेस्ट या ओनली गिव देयर नेम टू द फर्म। लास्ट है रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। अब आपने लिख लिया होगा तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए और तब आगे बढ़ेंगे। बच्चों यहां जो जनरल स्पेशल कैटेगरी, अभी स्पेशल कैटेगरी भूल जाओ, इसको आप एक तरीके से कवर कर लो। ठीक है, जनरल कैटेगरी मानो, आप भी मानो पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है वो 2 में से किसी एक कैटेगरी के ही होते हैं। मतलब 99.99% फर्मों में जो सभी पार्टनर है वो इन 2 में से किसी एक कैटेगरी में ही पाए जाते हैं। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि हमारे सारे पार्टनर एक्टिव हो या सारे पार्टनर स्लीपिंग हो? आंसर यस, आंसर यस। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मेरे पास लेट्स से एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, ये 5 पार्टनर है, ऐसा हो सकता है कि सभी के सभी एक्टिव हो यानी कैटेगरी 1 में हो, या हो सकता है सबके सब स्लीपिंग हो, या ऐसा भी हो सकता है इनमें से मान लीजिए कुछ पार्टनर कैटेगरी 1 के और कुछ पार्टनर कैटेगरी 2 के। अभी मैं थर्ड एंड फोर्थ पे नहीं जा रहा। 1 का मतलब है एक्टिव, 2 का मतलब है स्लीपिंग, यहाँ 1 का मतलब एक्टिव, 2 का मतलब स्लीपिंग। तो एक्स वाई जेड में से, पी क्यू में से, 5 पार्टनर में से बच्चों कोई भी पार्टनर किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। और अभी हम 2 कैटेगरी ही लेके चल रहे हैं, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। ये मानिए जनरल का मतलब कोई जनरल नाम नहीं है, जनरल का मतलब 99% केसेस में यही मिलने वाला है। रेयर टू रेयर सिचुएशन में स्पेशल लगेगा, नॉर्मली तो यही लगने वाला है। ठीक है, क्या है सर? या तो पार्टनर एक्टिव होगा या स्लीपिंग। नाम से समझ में आना चाहिए एक्टिव। एक्टिव पार्टनर का क्या मतलब होता है? इनकी फैक्ट्री है, का बिजनेस है ना, और प्रोडक्शन बन करता है, ये तो फैक्ट्री है इनकी, उसके टाइमिंग है 10 से 5, 10 से 6। तो अगर पार्टनर एक्स वाई जेड पी क्यू सभी के सभी पार्टनर या जो भी इनमें से पार्टनर है वो पूरा टाइम देता है, वो भी बाकी स्टाफ की तरह 10 बजे पहुंच जाता है, 5 बजे तक रहता है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन देखता है, खुद भी काम करवाता है, सेल देख रहा है, प्रोडक्शन देख रहा है, परचेज देख रहा है, तो वो एक्टिव पार्टनर है। अच्छा मुझे बताओ, लेकिन एक पार्टनर ऐसा है जो फैक्ट्री का काम नहीं देख रहा लेकिन बाकी जो मार्केटिंग का है या डोर टू डोर रिकवरी है या कस्टमर से फॉलोअप है वो काम दिख रहा है, वो एक्टिव है या नहीं? आंसर यस। अच्छा अगर कोई छुट्टी पे रह जाता है, 2 दिन 4 दिन नहीं जा रहा है, तो एक्टिव है या नहीं? एक्टिव है। अच्छा कोई फोन पे ही सारी चीज मैनेज कर रहा है, पूरी चिंता करता है, उसको पता है क्या टर्नओवर चल रही है, एम्प्लॉय कौन है, किसको नौकरी पे रखना है। आजकल रिमोट एरिया जैसे भी आप क्लासेस देख रहे हैं, हो सकता है कोई वेब से ही कंट्रोल कर रहा हो, बस सुबह मॉर्निंग में आधे घंटे के लिए गया बिजनेस में, बाकी टाइम कहीं और चला गया, शाम को वापस आया फिर देख लिया, तो बताइए वो एक्टिव है नहीं? सर क्या ड्यूटी देना, टाइम देना जरूरी है? सर ड्यूटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो एम्प्लॉय की तरह काम करे। एक्टिव पार्टनर का मतलब ये नहीं है वो रोज काम करे। एक्टिव पार्टनर का मतलब है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व है, चाहे वो फोन पे है, चाहे वो खाली परचेज देख रहा है। पार्टनर कई बार काम भी बांट लेता है कि तुम प्रोडक्शन देखोगे, तुम सेल्स देखोगे, तुम ये देखोगे, तो ये सारे पार्टनर एक्टिव हो गए। भाई आपके घर में कोई फंक्शन है
तो मान लीजिए बाजार से कोई सामान लेके आना है जो जिनसे आपको वर्क कंप्लीट या जो उसको मान लीजिए कोई प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे, कोई आपने यहाँ पर म्यूजिकल नाइट रखी है तो जो ऑर्केस्ट्रा आएगी या जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो आप पूरी करवा रहे हैं, फैमिली में इन्वॉल्व है, फादर कह रहे यहाँ जाओ वहां भागो। अब मान लीजिए फादर खुद कुछ नहीं करे, 4 जनों को इधर उधर भगा रहे, पर मैं कह रहा हूँ वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। सुपरविजन करना, सुपरवाइज करना, ये भी तो काम है, तो ये एक्टिव पार्टिसिपेट में आता है। तो अगर कोई रिमोट एरिया में बैठा है, फैक्ट्री बिल्डिंग में नहीं भी बैठा है, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि बाहर से गुड्स इंपोर्ट होता है, कभी कभी एक पार्टनर को इंडिया से बाहर भेज दिया जाता है कि भाई आप वहां से गुड्स खरीद के भेजने का काम करो सिर्फ। तो बताइए क्या वो पार्टनर एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? वो एक्टिव है। तो एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वो बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसमें देख रेख कर रहा है, उसमें काम कर रहा है, उसकी चिंता कर रहा है। चिंता करना भी एक काम होता है, किसी से डिस्कस कर रहा है, सीनियर से कुछ डिस्कशन कर रहा है, कहीं और से कोई एक्सपीरियंस पर्सन से मिलकर आ रहा है, मीटिंग्स कंडक्ट कर रहा है, ये भी एक काम है। मैं कहता हूं एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहा है, ये भी एक काम है। कोई भी किसी भी तरीके से जो भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है अपने बेस्ट टू बेस्ट लेवल पर, वर्किंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस का मतलब है वर्किंग ऑफ द बिजनेस में अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एक्टिव पार्टनर है। ये लिखा बच्चों, एक्टिवली मतलब एक्टिव होना आपको, ये नहीं बस ठीक है ठीक है। आप देखो क्या होता है, जैसे स्कूल कॉलेज में आपके फंक्शन होते होंगे, है ना, एनुअल डे है, कुछ भी है। अब क्या होता है, सारे बच्चे सामने बैठ गए दर्शक के रूप में, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, कोई पोएम सुना रहा, कोई कुछ कर रहा, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप तो बस ताली बजा रहे हो सामने बैठे। सर वो नहीं करना कि गए और साल के आखिर में प्रॉफिट लिया है, या नुकसान हुआ तो अपनी जेब से दे दिया, या बस एक बार मीटिंग में चले गए कि क्या चल रहा है लाओ जी दे दो पैसे। सर वो नहीं करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट, वर्किंग में पार्टिसिपेट। तो अगर कोई पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, योगदान देता है इन द कंडक्ट का मतलब है वर्किंग, कंडक्ट का मतलब है बच्चों वर्किंग ऑफ द बिजनेस में। अगर वर्किंग ऑफ बिजनेस में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसको नाम दे रहे हैं एक्टिव पार्टनर। तो फैमिली में नहीं कह देते यार ये बच्चा बहुत एक्टिव है, ये बहुत एकदम भाग जाता है, एकदम इसे काम फौरन करने चला जाता है, कभी कभी तो बस इशारे से समझ में आ जाता है इसको क्या करना है, तो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है ये अपने आप में, अपने काम को लेके। तो एक्टिव पार्टनर ही होता है। दूसरा पार्टनर, इसकी जो अपोजिट कैटेगरी है वो है स्लीपिंग पार्टनर। अब यहाँ स्लीपिंग का मतलब ही नहीं पार्टनर घर जाके सो गया। देखिए स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है जो पार्टनर तो है, प्रॉफिट लॉस भी उसको मिल रहा है, रिस्क भी वो बियर कर रहा है, लेकिन नुकसान हो जाए तो उसका इन्वेस्टमेंट भी उसने बाकियों की तरह किया हुआ है, लेकिन उसको या तो समझ नहीं है या उस पर वक्त नहीं है। मान लीजिए मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं और मेरे 2 दोस्त और मेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, एक तीसरा दोस्त है जो मेरे डॉक्टर है। अब डॉक्टर बिजनेस की समझ नहीं रखते, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चले लेकिन उन पे कुछ सरप्लस फंड है और हमें भी पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने कहा जी मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा तो लगा दूंगा, पार्टनर भी बनूंगा, रिस्क भी ले लूंगा। भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं देख नहीं पाऊंगा, कभी कभी बुलाओगे मीटिंग में हिसाब किताब दोगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन बाकी क्या खरीद रहे हो, कितने में बेच रहे हो, किससे बात कर रहे हो, उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि टर्नओवर कितनी है बिजनेस की, सेल कितनी है। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि शायद उनके यहाँ स्टाफ कितने हैं, उन स्टाफ के नाम क्या है। सर ये बातें हो सकती है कि वो मालिक भी और उनको पता भी ना हो, इसको बोलता है स्लीपिंग। स्लीपिंग जस्ट लाइक स्लीपिंग मोड में चलेगा, तो स्लीपिंग मोड में आ गई है, ठीक है। पर वो वाला स्लीपिंग नहीं है कि सोते रहे, स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर इज अपोजिट कैटेगरी ऑफ एक्टिव पार्टनर। क्या लिखा है, बड़ा इजी है, डज नॉट, नहीं करते हैं। अब या तो करना नहीं चाहते हैं या जैसे मैंने बताया इन पे टाइम नहीं है। डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट नहीं करते इन द कंडक्ट ऑफ, कंडक्ट का वर्किंग से ही है वापस बेटा, इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस में वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। समझ में आ गई? जनरल कैटेगरी समझ में आ गई? बोलो आंसर यस और नो, अपने आप में जवाब दे दो आंसर यस, ठीक है। तो पता मेरे बच्चे अच्छे हैं, तो अभी आप देखो इसको हम क्या करेंगे, यहां से पढ़ेंगे। पहले 2 वर्ड लेते हैं। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एक्टिव पार्टनर मींस अ पर्सन, कोई भी ऐसा पार्टनर व्यक्ति हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वही है। और स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट, ये नहीं करते हैं एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। इनको हम स्लीपिंग या इसको एक नाम और दिया हुआ है डोरमेंट भी बोल देते हैं। अच्छा डोरमेंट वर्ड दोनों जगह कॉमन आएगा, इसको डोरमेंट वर्ड को मैं डिटेल दूंगा, आपको समझाऊंगा यूनिट नंबर 3 में। ये अभी डोरमेंट वर्ड को आप एक भूल जाइए, ये लो फिलहाल ये नाम है इनके, लेकिन क्या इसका कहां पर क्या सेंस है
अब ये दोनों जगह क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों जगह फिट हो जाता है। तो डॉर्मेंट वर्ड को भी हटा दीजिए, स्लीपिंग पार्टनर है। अच्छा, हिज पोजीशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। इसकी हालत वैसी है जैसे एक अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल एजेंट, वो एजेंसी रिलेशन वाली बात है। मतलब हालत ये है, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता ये है कौन, मतलब मालिक को ही नहीं पहचान रहे, इवन एम्प्लॉय मालिक को नहीं पहचान रहे। तो इसकी हालत अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मतलब ओनर, और अनडिस्क्लोज का जिसको पता ही नहीं, शायद स्टाफ को भी नहीं पता। भाई मान लीजिए, अगर सपोज ऐसे एग्जाम्पल में आपको समझाऊं, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल को लेकर समझा देता हूं। ये कहना क्या चाहता है, ये तो उसकी हालत बता रहा है बेचारे की, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल की तरह होती है। ये सिमिलर टू दैट है। जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है। अब एक्स इज एक्टिव पार्टनर, वाई इज एक्टिव पार्टनर, और जेड जो है वो स्लीपिंग है। लेट्स से जेड जो है वो स्लीपिंग है। अब हाल क्या होगा, जो इनका स्टाफ होगा ना बच्चों, वो क्योंकि ये दोनों एक्टिव है तो वो तो सिर्फ किसको जानता होगा, ये आपस में जानते होंगे। तो स्टाफ जो है वो सिर्फ एक्स और वाई को जानते हैं, वो ही मिलते हैं, वो इनको ऑर्डर देते हैं, वही चीजें करते हैं, वो जेड को नहीं जानते। जैसे अभी आप मान लीजिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो बिजनेस, हमारा जो ट्रेड नेम हमारा है, तो आप कोचिंग नेम आप देख रहे हैं PMBC। अब ये जो संस्था है, इसमें मेरी वाइफ भी पार्टनर है। ओहो सर, ये तो मैडम क्या पढ़ाती है? बेटा कुछ नहीं पढ़ाती है, बस ये समझो मुझे नौकरी पे रखा हुआ है। हाँ सही कह रहा हूं मैं, तो मैडम नहीं पढ़ाती, लेकिन वो पार्टनर है बिजनेस में, वो पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। और कहीं ना जो प्रॉफिट आता है, अगर आता है तो वो भी उनको मिलता है, अगर आता है वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आता है तो वो भी उनको मिलता है। तो बच्चों, लेकिन आप तो जानते ही नहीं, कभी मिले भी नहीं, आप मुझसे पढ़ लिया, हमसे बातचीत कर रही, सारे इश्यूज हम आपके रिजॉल्व कर रहे हैं, तो वहां तक वो बात पहुंची नहीं, क्योंकि वास्तव में वो एक्टिव पार्टनर नहीं है। तो आप भी नहीं जानते कि इसके ओनर में वो है, ठीक है, मुझे भी बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं जस्ट लाइक अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। याद रहेगा, ठीक बात। अब आ जाता है स्पेशल कैटेगरी नॉमिनल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को मैं बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ आपसे शेयर करूंगा। फिर भी इसमें कुछ चीजें ऐसी है, जैसे इसका जो लास्ट पैरा आप देख रहे हैं, सेक्शन 28, इसमें 2 पैरा बच्चों, ये वाला जो पैरा है, ये आपको मैं डेफर करवा रहा हूं यूनिट नंबर 2 में। ये यूनिट 2 में पढ़ोगे आप। सेक्शन 28 वहां पर आपको समझ में आएगा, मतलब सेक्शन 28 का ये वाला पार्ट आपको वहां पर समझ में आएगा। तो फर्स्ट पैरा में आपसे डिस्कस करूंगा, सेकंड पैरा भी यूनिट 2 में समझेंगे, और सब पार्टनर भी वही समझेंगे। तो हमें सिर्फ यहां तक पढ़ना है, ठीक है। और ये आज की क्लास में इसके बाद ओवर करूंगा, जरा समझ लो। तो नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पहले एक बार वापस आ जाए अपने डायग्राम चार्ट पे। नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पहले यहीं तक समझो। स्पेशल कैटेगरी का मतलब, पहली बात तो किसी फर्म में इस तरीके के पार्टनर हो ये जरूरी नहीं है। दूसरा, इनके चांस या रेयर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, बहुत जल्दी से आपको पार्टनरशिप में ये मिलने वाला नहीं है। तो मेरी बात सुनिए जरा, समझिए। पहला नाम है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का पार्टनर। अब नाम मात्र के पार्टनर का क्या मतलब है? दूसरा पार्टनर बाय होल्डिंग। मैं दोनों के एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम इसको जो जो लिखा हुआ है, चाहे वो डायग्राम में लिखा या वो एक्ट में लिखा हुआ, वो पढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे 2 एग्जांपल सुनो नॉमिनल पार्टनर। और पहले सिचुएशन समझो। लेट्स आप किसी ऑफिस में एंटर हुए, है ना, या आपने चलिए किसी रिलेटिव के घर आप चले गए, और आपको फादर ने बोला था वहां पर जाके ये सामान ड्रॉप करके आना, लेके आना। अब आप घर से गए, अपना भाई आदमी घर से जाता है, खा पी के नहा धो के निकल गए, आप चले गए, आपको कुछ पार्सल ड्रॉप करना था। जब आप गए तो इत्तेफाक से वो जो आपके रिलेटिव है वो उस समय खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब होता ही है भाई, आप रिलेटिव है तो आपसे पूछेंगे, आपसे भाई आ जाओ खाना खा लो, आपने क्या आंसर देना? अगर आप घर से खा के निकले, आप बोलेंगे नहीं जी नहीं, हमने तो खा लिया, आप खाइए, आप कीजिए। तो बोलेंगे नहीं भाई, बड़े आदमी भैया, आप हमारे यहाँ का थोड़ी ना खाओगे। ये वो मान लीजिए वो बुरा मान गए, ऐसे टोंटिंग बाजी कर दी उन्होंने, तो वो आपको ये कहना चाह रहे यार तुम हमारे यहाँ नहीं खाओगे। आप बताना चलो जी मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने खाना खा रखा, अगर मैं गुंजाइश होती तो मैं खा लेता। तो कह रहे नहीं यार, जितना भी है थोड़ा तो खाओ, हमारे साथ भी, गरीबों के साथ भी बैठो, ये वो कुछ भी है। आपने उनकी बात रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए, उनको बुरा ना लगे, उनको दिक्कत ना हो, आपने जाके उन जो वो खा रहे थे उसमें एक बाइट आपने ले ली, थोड़ा सा आपने उनके कहने से थोड़ा सा खा लिया। अब बिल्कुल नाम के लिए, जैसे कुछ जन होता है ना, एक बाइट खाई, बस 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 ये ठीक है, आप लीजिए, प्लीज लीजिए। या आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको हॉट या कोल्ड कोई भी आप उनको मान लीजिए ड्रिंक ऑफर करते हैं, या साथ कुछ आपने नमकीन बिस्किट ये सब रखा हुआ है। अब कई बार कुछ जने खाते ही नहीं, वो दिखाने के लिए बहुत सब चीज हो जाती है, या वो खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उन्हें बोलते भी वो नहीं खाते, फिर आप जाते फोर्स करते हैं, कोई चीज उठा के देते, तो हो सकता है वो एक छोटा सा उसमें से कुछ पार्ट ले ले आपके
क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतना मान रखा, इतना फोर्स करके उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा उसमें से कुछ पार्ट उसमें ले लिया, नमकीन बिस्किट का कुछ पीस लिया, तो क्या उन्होंने सारा आपका जो जितना आपने लगाया था अरेंजमेंट सब खा लिया? क्या खाना साथ में खा लिया आपने रिलेटिव के? नहीं, ये आपने सिर्फ उनका मान सम्मान रखने के लिए, बात रखने के लिए, और शायद इससे उनको संतुष्टि मिल रही है, इससे शायद उनको लग रहा है कि भाई हम उनको अपना मान रहे हैं और हमको उनसे बचना नहीं चाह रहे, हम उनको अपने, भाई मैं मान लीजिए मेरा कोई एक ऑफिस का ग्राउंड मैन स्टाफ है, ठीक है, अब क्लीनिंग वगैरह करता है, उसके यहाँ शादी थी उसकी सिस्टर की, उसने मुझे कार्ड दिया, सर आना है आना आना है, अब हम चले गए। अब नॉर्मल ठीक है, वहां गए तो उनकी जो बेस्ट अपना तरीका था उन्होंने अरेंजमेंट किया जो भी वो कर सकते थे। अब जो मेरे साथ और भी 2-4 हमारे गए थे साथ में लोग, तो और भी लोग थे, तो वो वहां पर गए जरूर, लेकिन वो वहां का कुछ खाने पीने में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे। अब मुझे लगा सामने जो मेरा स्टाफ है वो फील कर रहा है, तो मैंने क्या किया, उसकी बात को रखने के, मन को रखने के, हालांकि हम सब खाना वाना खा के गए थे, खाली मिलने के लिए गए थे, उनको शुभकामनाएं देने गए थे, तो उनकी बात रखने के मैं थोड़ा सा बाद में वहां पर हलवा ले लिया और थोड़ा हलवा खा लिया। तो ये मैंने उनका सम्मान रखा, इसको बोलता है नॉमिनल। तो नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है, लेट्स अगर ए बी सी, और सी को मैं कह रहा हूं वो नॉमिनल पार्टनर है, तो सी ने फर्म को नाम दिया हुआ है, शायद वो पार्टनर बना है 0.00001% के लिए। मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो होना जरूरी है ना, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 0.00001%, लेकिन वो पार्टनर, फिर आप कहें फिर वो पार्टनर ही क्यों बने सर? वो पार्टनर बने शायद इससे ए और बी को फायदा हो रहा है। ऐसा समझो मैं अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं बिजनेस, लेकिन हमारी कोई शहर में पहचान नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, काम मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरे फादर का नाम बहुत है, मेरे फादर को सब जानते हैं, उनकी गुडविल अच्छी है, तो मैंने अपने फादर को कहा कि जी आप हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ, लोगों को पता चलेगा आपका, आप इस फर्म में ओनर है, तो लोग बाग इसको वैल्यू देंगे, वर्थ देंगे। अब फादर कह रहे हैं तुम बच्चे काम कर रहे हो, तुम बिजनेस करो यार, मैं कहां लगूंगा? हमने नहीं जी, आपके बिना बनेगी नहीं बात, ये वो। अच्छा, क्योंकि फादर है, बच्चे का भविष्य चाहते ही है, तो फादर ने कहा ठीक है भाई, देखो मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं चाहता हूं तुम अपने पैरों पे, अपने हिसाब से, अपने पैसे से अपने आप काम करो, फिर भी तुम्हें लगता है मेरे नाम से तुम्हें कहीं फायदा हो जाएगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो उन्होंने पार्टनर बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन इन अ रियल सेंस वो पार्टनर नहीं है। कोई नुकसान फायदा होगा तो हम दो का ही होगा, लेकिन हाँ कागजों में पार्टनर है, कागजों का मतलब है नाम के, ठीक है, नाम के पार्टनर है वो, और इससे शायद हमें फायदा हो रहा है उनके जोड़ने से, उनको जोड़ने के साथ, तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र के पार्टनर। नॉमिनल वाला नाम मात्र के पार्टनर। नाम मात्र के पार्टनर में देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, देखो क्या लिखा है नाम मात्र के पार्टनर में, क्या लिखा है पहले वही पढ़ लेते हैं। नाम मात्र के पार्टनर में लिखा नो रियल इंटरेस्ट, इनका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, नो रियल इंटरेस्ट, only give their name to the firm, only give their name ठीक है। ये था बच्चों, देखो चला गया था, अब जरा दोबारा आ गया। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर का मतलब है नो रियल इंटरेस्ट, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर। अगर मैं कह रहा हूं मान लीजिए ए बी सी में सी की बात चल रही है, तो सी का कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, और वो सिर्फ अपना नाम दे रहा है फर्म के लिए, और शायद इसलिए दे रहा है जिससे ए और बी को कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो यहां बोला जाएगा सी इज अ नॉमिनल पार्टनर। एक बार इसको वर्ड टू वर्ड यहां पर पढ़े जरा, नॉमिनल या डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट मैंने कहा बाद में समझेंगे। नॉमिनल पार्टनर हुआ है, नो रियल इंटरेस्ट, को रियल इंटरेस्ट नहीं है इन द फर्म, दे नाइदर इन्वेस्ट, ना तो इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, ना ये पार्टिसिपेट, एक्टिव पार्टनर होने का तो सवाल ही नहीं उठता इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, दे ओनली गिव देयर नेम टू द फर्म। लेकिन हाँ ये लायबल होता है, कानून की नजरों में तो लायबल होता है ना, थर्ड पर्सन के लिए लायबल होता है, लाइक अ एक्टिव पार्टनर। भाई थर्ड पर्सन को तो नहीं पता ना, अगर पार्टनरशिप डीड में नाम आएगा तो नाम उन पे भी आएगा, कल को कोर्ट केस होगा तो फादर भी कोई ऊपर भी हो जाएगा समझो, लेकिन वो सिर्फ आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। और पर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बात करें, इन्वेस्टमेंट बात करें, एक्टिविटी वाइज बात करें, प्रॉफिट लॉस में बात करें, मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, तो उनको कोई रियल इंटरेस्ट उनका इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल पार्टनर। लास्ट आया, और लास्ट कौन सा है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का, फिर डिटेल भी पढ़ेंगे। सुनो कितना बढ़िया एग्जाम्पल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या हुआ बच्चों, अब सुनना बड़े ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या हुआ बच्चों, मैं एक
मुझे एक फंक्शन पार्टी के लिए एक इनविटेशन आया, और वो इनविटेशन आया तो चलो फुल स्क्रीन पे समझाता हूँ, एग्जाम्पल सुनो। मेरे पास पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए मेरे एक परिचित है, क्लाइंट है, बेस है, उन्होंने मुझे ठीक है इनवाइट किया फंक्शन। तो फैमिली को इनवाइट किया था उन्होंने, फैमिली कार्ड दिया था। तो मैं घर आया, मैंने वाइफ को बोला भाई ऐसे ऐसे शाम को आज यहाँ पर रात को फंक्शन में चलना है, तैयार हो जाना। अब वाइफ का कुछ मूड नहीं था, कुछ तबीयत खराब थी, कोई और बात थी, वाइफ ने जाने से मना कर दिया। अब मेरे क्लाइंट है, बहुत जरूरी है, तो मुझे लगा जाना पड़ेगा, तो मैं अकेला चला गया। ऐसा हो जाता है, तो मैं अकेला चला गया फंक्शन में। अब मैं फंक्शन में अकेले चला गया, तो ठीक है फंक्शन है, लोग बाग मिल रहे आपस में एक दूसरे से, फैमिली के साथ गेट टुगेदर। जिसने मुझे बुलाया था मैं भी उनसे मिला, साइड में खड़े हो गए, मैं भी अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब ठीक है ले रहा हूँ, बैठा हूँ। अभी क्या हुआ कि इस बीच में एक लेडी, एक अच्छी सुंदर लेडी, ठीक है, अब बच्चों अदरवाइज नहीं मत लेना, वो आके मेरे पास आके खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है जी, जैसे हम खड़े ऐसी वो खड़ी हो। अब एक हमारे और एक मार्केट के कोई और मिलने जुलने वाले, कोई ऐसी दूर के क्लाइंट ये वो, तो वो भी मुझे उस फंक्शन में थे। तो वो मेरे पास तक आए, बोले गुप्ता जी क्या हाल है? मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। साथ में जो लेडी खड़ी थी उसे देख के बोले भाभी नमस्कार। उस लेडी ने भी कह दिया हाँ नमस्कार। अब वो जो मेरे परिचित है, मतलब वो मेरी सभी फैमिली मेंबर को मेरे सारे क्लाइंट जानते हो जरूरी नहीं है ना, मेरी वाइफ से मिलो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से मेरे अंदाज में साथ में खड़ी हुई थी, उसको ऐसा लगा कि वो मेरी वाइफ है। अब कायदे में यहां होना क्या चाहिए था? यहां दो बातें होनी चाहिए थी। यहां पर उसने भी कह दिया हाँ नमस्कार, या मैंने भी कह दिया हाँ बिल्कुल ठीक है ये। तो यहां पर उस लेडी ने या मैंने खुद अपने आप को उसका हस्बैंड बनाने के लिए, या उस लेडी ने अपने आप को वाइफ दिखाने के लिए या तो ऐसा शो किया, या सामने वाले की गलती को मना नहीं किया, या मैंने मना होने नहीं दिया। मुझे कायदे में कहना चाहिए था मैं नहीं जानता थी क्या बात कर रहे हो, मेरी वाइफ कहां से आ गई, भैया तुम इधर आओ। लेकिन मैंने ऑथोरिटी डिनाई नहीं करी, या हो सकता मैंने ही मिलाया उसको, ठीक है, उसने पूछा ये कौन है, मैंने कह दिया वाइफ, और वो भी चुप रही। अभी क्या हुआ कि मैं चुप रहा और उसने नमस्ते किया और वो बंदा चला गया। और जिस तरीके से हमने वहां पर बिहेव किया, या उसने किया या मैंने किया, डिनाई नहीं किया, वो ये मान के गया कि वो मेरी वाइफ है। ठीक है जी, वो बंदा चला गया। अच्छा आप कहेंगे सर ये तो आपका फायदा हो गया, खुशी हो गई। अरे आगे की बात सुनो बेटा, वो तो फंक्शन खत्म हो गया, वो अपने घर चली गई, लेडी जो थी, मैं भी चला गया, फंक्शन खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद वो जो मेरे जो जिनको जो मिले थे, जिन्होंने भाभी जी नमस्कार कहा था, वो उनकी ज्वेलरी शॉप है, मेरे क्लाइंट है। तो मैंने उनको अपना सर्विस का, सीए का, ऑडिट वगैरह का एक बिल भेज दिया, और काफी दिनों से भेजा था, पेमेंट नहीं आई। तो मैंने उनको बोला भाई आपकी पेमेंट नहीं आई। तो उन्होंने कहा जी एक छोटा सा बिल है, हमारा भी है। मैंने कहा बाप का बिल है, आपके यहां से क्या मतलब मेरा? कहते नहीं वो भाभी जी को ज्वेलरी खरीद के ली थी। भाभी जी ज्वेलरी खरीद के गई थी। मैंने घर पे फोन किया वाइफ को, मैंने कहा भाई आप कोई वहां से ज्वेलरी लाए थे? वाइफ ने कहा ये कौन? और पहले ये छोड़ो, पहले बताओ दुल्हन किसको? अब वाइफ मुझे डांट रही है। मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा चलो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले देखता हूँ क्या। बाद में पता चला वो जो लेडी जो अपने आप को मेरी वाइफ की तरह शो कर रही थी, करवा रही थी, बता रही थी, और मैंने उसकी ऑथोरिटी को डिनाई भी नहीं किया, वो कुछ टाइम एक दो दिन बाद उसकी शॉप पे पहुंची और वहां उसने ज्वेलरी पसंद की। जब पेमेंट का नंबर आया तो उसने ये शो किया कि पेमेंट तो अच्छा वो खुद आएगी। उसने कहा हाँ भाभी जी कोई बात नहीं, आप ले जाओ, या पेमेंट नहीं लाई तो कोई बात नहीं, भाई सबसे ले लेंगे, उनसे तुम्हारा काम चलता रहता है, तुम्हारे सीए साहब है, ये है वो है। फाइनली वो लेडी वहां से ज्वेलरी लेके चली गई। अब आप समझो वो 9 2 11 या जो भी 12 13 वो सब हो गई। अब मुझे बस आपसे ये पूछना है कि क्या मेरा वो क्लाइंट या वो थर्ड पर्सन जिसके सामने उसको वाइफ की तरह शो किया गया, बताया गया, या मैंने उसकी ऑथोरिटी डिनाई नहीं करी, क्या उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस ट्रांजैक्शन के लिए वो मेरी वाइफ ही समझी जाएगी और मुझे वो पेमेंट करनी पड़ेगी? आंसर इज यस। लेकिन सिर्फ उसी क्लाइंट के लिए बोल रहा हूं, पूरी जनरल पब्लिक के लिए नहीं बोल रहा। अब वो किसी और दुकान से भी जाके ले ले और मेरी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, ऐसी कोई पार्टी वाला कोई केस भी नहीं हुआ, सर वहां नहीं लगेगा। पर उस पर्सन के लिए जिसके सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ या मैंने होने दिया और उसको ऐसा रिप्रेजेंट करवाया या बताया, मान लीजिए मैं किसी फंक्शन में जाता हूं, मैं मिलवा मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो वो सामने वाला ये समझेगा ना जो मैं बोल रहा हूं सही है, या मुझे बोलना चाहिए मेरे बेटा जैसा है। मान लीजिए कोई मेरा बेटा नहीं है, मेरा स्टाफ है, बहुत अच्छी तरह मेरे साथ कोऑपरेट करता, मैंने कहा मेरे बेटा ये मेरा छोटा बेटा, ये मेरा छोटा बेटा। अब मैं बेटा कह के मिलवाऊंगा तो सामने वाला बेटा ही समझेगा। मुझे बताना चाहिए बेटा नहीं है, बेटे जैसा है, या मैं ऐसा इसको बेटी की तरह समझता हूं,
मुझे क्लियर करना चाहिए। अगर मैंने सामने वाले को लीड करने का मौका दिया, ये समझने की उसको गलतफहमी पैदा करने पे मैंने उसको सहयोग किया कि वो इसको पार्टनर माने, और उस पार्टनर मानते सामने वाले ने कोई काम कर दिया और इस तरीके से कोई लाइबिलिटीज बन गई, तो वो लाइबिलिटीज के लिए वो फिलहाल पार्टनर ही माने जाएगी और पूरी फर्म उसके लिए लेवल होगी। यानी अगर एबीसी इज अ पार्टनर, डी इज नॉट अ पार्टनर, बट डी अपने आपको एबीसी का पार्टनर बताता है, एबीसी के सामने बताता है, या एबीसी उसकी अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर रहा है, तो फिर डी अगर कुछ करता है तो उसके लिए एबीसी पे भी इंपैक्ट आएगा, जबकि इन राइट सेंस वो पार्टनर नहीं है। अब पढ़ो बच्चों, अब आप पढ़िए इसको। ठीक है बच्चों, अब आप पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग का मतलब है होल्ड करना है, ऐसा शो करना कि ये पार्टनर है। होल्डिंग आउट पार्टनर है नहीं, पार्टनर की तरह होल्ड करना। होल्ड का मतलब होता है उसको दर्शाना, दिखाना, बताना। अगर कोई रिप्रेजेंट करता है हिमसेल्फ, मतलब अगर पार्टनर लेट से ए बी सी डी है और डी की बात हो रही है, तो डी जबकि पार्टनर नहीं है, पार्टनर तीन ही है, डी एक आउटसाइडर है, लेकिन अगर वो रिप्रेजेंट करता है हिमसेल्फ और रोइंग परमिट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, तो भैया फिलहाल यहां पर ए बी सी डी उस ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनर मान ली जाएगी। ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहता है। एक बार वर्ड टू वर्ड आप इसको पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28 है, नंबर याद करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको हम एक नाम और भी देते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक नाम और मिलता है बच्चों एग्जाम में, ये नाम भी आ सकता है, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है एक एस्टॉपल डॉक्ट्रिन होता है, एस्टॉपल एक सिद्धांत होता है, यानी सिद्धांत के तहत अगर आपको अथॉरिटी डिनाई करनी चाहिए थी तो आपको करनी चाहिए थी, और अगर आपने नहीं किया तो नुकसान के लिए तैयार रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या नोइंगली जानबूझ के परमिट करता है रिप्रेजेंट इस तरीके से करने का पार्टनर, टू रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज लायबल, वो लायबल होगा लाइक अ पार्टनर इन द फर्म, वेयर इनफैक्ट ही इज नॉट, जबकि वो वास्तव में पार्टनर नहीं है, टू एनीवन, हर उस व्यक्ति के लिए, हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन हैज गिवन द क्रेडिट टू द फर्म। यानी मैं बात कर रहा हूं वो शॉपकीपर की। अगर कोई शॉपकीपर है और मान लीजिए वो अपने आप को पार्टनर, शॉपकीपर के सामने कोई व्यक्ति, पर्सन कोई भी हो सकता है, लेट से डी की बात है, डी अपने आप को पार्टनर बता रहा है, किसका बता रहा है, एबीसी का, तो फिलहाल वो पार्टनर माना जाएगा अगर उसकी अथॉरिटी हमने डिनाई नहीं करी। जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। चलो इस एग्जांपल में चेंज करता हूं, वहां उसने बोला भाभी जी नमस्कार, उसने कहा था नमस्कार, यहां एक्सप्रेस हुआ और ऐसा शो हुआ, या उसने भी कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा मेरी वाइफ है, तो ये एक्सप्रेस हो गया, बोल के, बता के, लिख के हमने बताया वाइफ है। एक होता है इंप्लाइड। इंप्लाइड क्या होता है, मान लीजिए फंक्शन है, वहां पर ग्रुप डांस हो रहा है, वहां पर कपल डांस हो रहा है, तो अनाउंसमेंट हुआ कि भाई जो रियल कपल है वो आ जाए। अब मैं अगर किसी फंक्शन में पहुंचा और मेरी कोई वाइफ नहीं है, लेकिन मैं किसी के साथ डांस कर रहा हूँ, माइट बी कि दूसरा वहां अनाउंसमेंट हुआ था सिर्फ रियल कपल आए, तो मैं जिसके साथ डांस करने गया अगर कोई नहीं जानता मेरी फैमिली को, तो वो ये मानेगा ये मेरी वाइफ है, तो ये हो जाता है इंप्लाइड, आपके बिहेवियर से, आपसे कनेक्ट से। तो रिप्रेजेंटेशन रेफर टू अबव मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। इट इज ओनली द पर्सन, ये सिर्फ ये एक ऐसा व्यक्ति है, अच्छा ये सेक्शन सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए काम करता है, ओनली द पर्सन टू होम, जिसके सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ है या जिसके सामने हमने ये एक्टेड करा ये पार्टनर है, वो राइट टू एनफोर्स कर सकता है लायबिलिटीज आउट ऑफ होल्डिंग आउट के प्रोविजन से। यानी कि अगर ई के सामने, मिस्टर ई के सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ था पार्टनर का किसी को बताते हुए, तो सिर्फ ई रेस्पॉन्सिबल कर सकता है डी और एबीसी को आपस में पार्टनर लिंक करते हुए। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जिस शॉपकीपर, जिस पर्सन के सामने हुआ, वही थर्ड पार्टी सेक्शन में सामने फर्म को या सभी को या डी को चैलेंज करवा सकती है, पर और कोई नहीं कर सकता। भाई जिसके सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ है सिर्फ उसके, वही इस सेक्शन में बेनिफिट ले सकता है, बाकियों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगली क्लास में एक बार रिपीट भी कर लेंगे, आप यहां तक का पढ़ के आइए। मैंने आपको टाइप ऑफ पार्टनर बता दिए बच्चों तीन, एक बार समरी कर ले। टाइप ऑफ पार्टनर बताए तीन, पार्टनरशिप तीन तरीके बताइए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल और जनरल पार्टनरशिप। पार्टनर में दो कैटेगरी में बताया आपको, जनरल और स्पेशल। जनरल का ज्यादा चांस जिसके, उसमें दो कैटेगरी, एक्टिव और स्लीपिंग, वर्किंग में जो काम देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, और नॉमिनल जो नाम दे रहा है खाली, और होल्डिंग आउट रियल पार्टनर नहीं है लेकिन पार्टनर की तरह दर्शा रहा है, शो कर रहा है, तो उसको पार्टनर मान लिया जाएगा फिलहाल।
और ये कुछ चीजें हमने यूनिट सेकंड के लिए डेफर करी है। अगली क्लास में तो लगभग आखिरी पार्ट है इसका, माइनर पोजीशन इन पार्टनरशिप, और एक पोर्शन मैंने एक पैरा स्टार्टिंग पेज 1 पे छोड़ा है इसके। अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लगेगी और ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय, थैंक यू।